आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इससे पहले हमने 3 कहानियां पढ़ ली हैं। 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बाद चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, उसके बाद दुलाई वाली 1907। अब हम पढ़ने वाले हैं दुनिया का अनमोल रतन जो 1907 में 7 या 8 में लिखी गई थी। पहले हम इस कहानी के बारे में ये जान लेते हैं कि किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है। तो ये दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद और रचित कहानी है। ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये सोजे वतन जो कि 1908 में प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था जो उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उसमें संग्रहित है। इस सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में इस कहानी के अलावा कुछ और कहानियां जैसे इसके दुनिया व हब्बू वतन यानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम ये संकलित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन दूसरी कहानी भी सोजे वतन में संग्रहित है। इसके बाद यही मेरा वतन है ये भी है। शेख मखमूर और सिल ए मातम यानी शोक का पुरस्कार। तो ये 5 कहानियां सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हैं, इनको आप ध्यान रखना। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कहानी का सारांश क्या है। तो बेसिकली यह कहानी रूपवती दिल फरेब और उसका प्रेमी दिल फिकार पर केंद्रित है। जो दिल फिकार है वो रूपवती सौंदर्य की देवी दिल फरेब पर से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन दिल फरेब कहती है कि यदि तू मेरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है तो जा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेके जा। फिर दिल फिकार उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। फिर वो दूर दुनिया जाता है, सोचता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है। वह जाते जाते जाता है, फिर वहाँ एक काले चोर की स्टोरी आगे चलेगी। फिर उस एक छोटे बच्चे से एक आंसू टपकता है, उसे लगता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यही हो सकता है। तो फिर वह एक पवित्र आंसू लेकर वापिस आता है। फिर दिल फरेब कहती है कि बेशक यह कीमती चीज़ है, लेकिन यह सबसे दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है। तू फिर से जा। तो उसका प्रेमी फिर से निकलता है कि अब और सोचता है कि अब क्या हो सकता है दुनिया का अनमोल रत्न। फिर वह कुछ टाइम बाद आगे जाता है, फिर उसको एक सती का दृश्य मिलता है कि कुछ लोग वहाँ मतलब कुछ वहाँ एक सती हो गई है। तो वह सती जहाँ वो जलती है ना, उसकी चिता की राख को ले आता है और कहता है दिल फरेब से अपनी प्रेमिका से कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो उसकी प्रेमिका उसकी दाद देती है, कहती है हाँ ये भी कीमती चीज़ है, लेकिन अभी भी यह दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है। तो वह अंतिम बार फिर से कोशिश करता है, फिर जाता है। फिर बाद में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, वो बोलेगा पूरब की तरफ जाओ, वहाँ एक देश हिंदुस्तान है। फिर बाद में आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक जिक्र आएगा कि एक योद्धा भी मिलता है जो राजपूत है। उसके बाद वो युद्ध में मर जाता है, शहीद हो जाता है राजपूत। तो उसका जो खून का कतरा अपने देश के लिए गिरता है ना, तो वही लेके आता है। और तो उसकी जो प्रेमिका है दिल फरेब, वो प्रसन्न हो जाती है और कहती है यही है दुनिया का अनमोल रतन कि देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। तो यह मतलब तो वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ लेता है। अब हम इसकी कहानी को देख लेते हैं, तो आप लोग सुनना। मैंने इसको कुछ हाईलाइट भी कर लिया है ताकि आप इम्पोर्टेंट लाइन देख सकें। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और मैं बताता चलूँ ये चीज़ें हाईलाइट है, तो आप लोग इनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। दिल फिकार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। तो सौंदर्य की देवी का नाम क्या है? दिल फरेब। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्त फुलेल में बचकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं।
दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। देखो कितनी कड़ी शर्त दी है। दिल बेगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या है? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। तो इनका क्रम याद रखना कि उसने क्या क्या सोचा था, क्या क्या हो सकता है। नहीं, यह चीज हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल भिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मुझे भी मेरा मददगार हो जाता है। एक काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। देखो दिल फिगार सोच रहा है कि वो क्या क्या हो सकता है। एक बात और, ये प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है ना, सोजे वतन, उसमें संग्रह थे तो वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। इसलिए इस कहानी में भी आपको उर्दू वाले शब्द ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए हो सकता है कुछ कुछ शब्द समझ में ना आए, लेकिन स्टोरी पूरी समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे, मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। याद रखना कि वो क्या क्या कर सकता है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगर यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलबे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी। मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले डड़ियल काजी अफसरी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते हैं। तो ये जो हाईलाइट लाइन है वो किसके बारे में? जो कैदी था उसको क्या कहते थे? काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल दूं। तो वो बताता है कि मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा। काजी मतलब जो धार्मिक गुरु होते हैं मुसलमानों के। और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी।
बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़की के पास आया, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। इसके बाद ये इस लाइन पे गौर फरमाना। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश हुआ खुर्रम और दुनिया की गंदगियों में ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, सारा कुनबा जान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा है और ना झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। मतलब वो उसने अपने बचपन को याद किया तो उस बचपन को याद करते हुए उसका एक आंसू का कतरा टपक पड़ा। दिल फिगान ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामेजम और आबे हयात और जरे परवाज सब निछावर। तो उसने सबसे पहले क्या लपका, आंसू का एक कतरा, इस पे कौन कौन निछावर है ये देख लेना। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनोसवाद को चला। तो उसका जो उसकी प्रेमिका थी दिल फरेब, वो किस शहर की थी? मीनोसवाद, जो इटली को बोलते थे। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था, कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। क्योंकि उसने बोला था ना कि अगर तू नहीं लाया तो मैं तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी, तो ये मन ही मन सोच रहा है। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोसवाद में आ पहुंचा और दिल फरेब की जोड़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपकी करम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। मतलब बताया कि ये आंसू कैसे है, कैसे एक काला चोर था, फिर एक बच्चों के साथ प्रेम करने लगा, उसका जब आंसू गिरता है तो वही है। मतलब ये पूरी कहानी बताई। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, देख रहे ये किसका कथन है? दिल फरेब बोली दिल फिगार से, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर है दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। तो ये लाइन कब बोलती है? जब वो आंसू लाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जामक्सी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन है तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। तो ये लाइन भी याद रखना कि जब वो आंसू लाया था उसके बाद बोली थी। नाकाम और ना मुराद दिल फिगारिस मासूकाना इनायत से जरा दिल एड होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलती हुई दिल फिगार को आने वाले शक्तियों की झेलने की ताकत ना देगी? वो यही रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मुझे अपना चेहरा तो दिखा दूं। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा। मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है कुल मिला के। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। ठीक है। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। ये दिल फिगार सोच रहा है, क्या मेरी बाहें न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ।
तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? याद रखना, ये दिलफिकार ने कब सोचा? ये तब सोचा है जब वो आंसू लेके आया था, लेकिन दिल फरेब ने मना कर दिया कि ये दुनिया की अनमोल चीज नहीं है। तब गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वो पागलों की तरह दोबारा एक तरफ कुछ चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फीली चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है? अब देखना वो क्या देखता है। चंदन की एक चिता बनी हुई है, चंदन की, और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा, अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। मतलब उसको लगा कि ये हो सकती है, तो उसने चिता की राख थी, तो उसने सोचा ये है दुनिया की अनमोल रत्न, और दिल फरेब की ओर चला। अब ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ था, कह रहा था, अब तेरी जीत है। इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसबाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जमान जासिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई। सुंदर प्रेमिका के होंठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगी। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे का सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसान मंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर अब तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वो सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। थोड़ा अपनी शकल तो यहाँ पर दिखा दी उसने। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़ यार के कूचे से उसको निकाल लिया। यार के कूचे मतलब जहाँ दिल फरेब रहती थी। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समंदर में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया की इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद जाऊं ताकि मासूम के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी न बाकी रहे। ये कब सोचता है? जब वो रात लाया था वो भी उसको वो कहती है कि इससे अनमोल चीज भी है, तब ये सोचता है। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुम्बी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। मतलब वो ये सोचता है कि चलो अब जान दे देंगे। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुआ। तो अब ये बुजुर्ग की विशेषता सुनना। हरे हरे कपड़े पहने था,
अमामा बांधे हुए था और एक हाथ में तस्बीह थी और दूसरे हाथ में लाठी। इतनी बातें याद रखना। और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिकार, नादान दिलफिकार, क्या यह बुज़दिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है? तुझे इतनी खबर नहीं कि मोहब्बत मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तो ये कथन है उस बूढ़े का, बुजुर्ग का, याद रखना। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां जाओ तेरी आरज़ू पूरी होगी। तो हिंदुस्तान किस ओर बताया है इसने? पूरब की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज एक बार नोट कर लेना या 3-4 बार पढ़ लेना। यह कहकर हिजरत एक हिजर गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नवाज अदा की और ताजा हौसला, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ चोता हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, ये थोड़ी विशेषता दी हुई है। ऐसा होलनाक सीन दिलफिकार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया वह लड़ाई का मैदान है, यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तड़ंग आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया, जमीन पर सर झुकाए पड़ा है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए। मतलब एक सैनिक दर्द से कराह रहा है तो दिलफिकार ने एक चीथड़ा रख दिया ताकि खून ना बहे और बोला, ए जमामर्द, ये दिलफिकार बोल रहा है जमामर्द से, ये जमामर्द, तू कौन है? जमामर्द ने यह सुनकर आंखें खोली, वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत हूँ। वह जवामर्द कौन था? भारत माँ का बेटा और सपूत। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि वह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। दिलफिकार ने नरमी से बोला, ए जमामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब देखो, सिपाही ये भी बोलता है कि मेरे यहाँ बैठ जा। मतलब ये होते भारत के सिपाही। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं। तो ये किसका कथन है? सिपाही का। तो ये याद रखना। मगर पहलू बदल को बोलता है, हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। सिपाही कौन था? राजपूत था। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार की घाट उतरे हैं। और मुस्कुराने लगा और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी तो मौत मुमकिन। जमामर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गईं। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया। कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। तो याद रखना, सबसे लास्ट वाक्य यही था सिपाही का। उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देशप्रेमी देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसे फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी है, कौन, कहाँ का लाल? यमन का, हाथ में लिया और इस दलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की कब रवाना हुआ और शक्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका
दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। तो देखो यहाँ पर ये है ना कि खून का आखिरी कतरा, तो यहाँ से ये कहानी देश प्रेम की ओर बढ़ जाती है। तो यह आता है कि ये कहानी किससे संबंधित है, ये देश प्रेम से संबंधित है। आगे पैगाम दिया कि दिल फिगार सुरखू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर करने का हुक्म दिया। खुद हसबे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिल फिगार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है। दिल फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया, मतलब जो ओट में बैठी थी ना पर्दे की, उसने हटा दिया और दिल फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। मसनद मतलब जो बड़ा तख्त होता है उसको बोलते हैं। दिल फिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्त लिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिल फिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। तो चांद सूरज किसके लिए आया है, दिल फिगार और दिल फरेब के लिए। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक, मैं तेरी लौंडी। तो ये कब बोलती है, जब वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई। क्या मंगाई, रत्न जटित मंजूसा, और उसमें से एक तख्ती निकाल जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। किन अक्षरों में लिखा था, सुनहरी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज कौन सी है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। तो यहीं से ये कहानी देश प्रेम में बदल जाती है। एक बात और, ये प्रेमचंद के शुरुआती दौर की कहानियां हैं, तो ये आदर्शवाद से प्रेरित होती थी। तो देखो लास्ट में आदर्श स्थापित कर दिया ना कि देश प्रेम को ले आए। हाँ बस ये इसमें जितनी ये मैंने बीच बीच में चीज़ें बताई हैं वो याद रखना, और किस पत्रिका में, जमाना पत्रिका में है वो याद रखना। जवान और सोजे वतन में संग्रहित है ये याद रखना। उसमें 5 कहानियाँ और संग्रहित हैं वो याद रखना। इसके पात्र पता ही चल गए होंगे, दिल फिगार, दिल फरेब, ये मेन कैरेक्टर हो जाएगा। फिर एक बुजुर्ग मिलता है, सिपाही मिलता है। तो ये चीज़ें एक बार देख लेना। प्रतिपाद्य आप लोगों को इसका समझ में आ ही गया होगा। चल इसके बाद तो देख लेते हैं। दिल फरेब सौंदर्य की देवी थी, दिल फिगार से प्रेम करता है, मीनोसवाद की मल्लिका थी। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी है, इसी का कथन है। दिल फिगार इसका सच्चा प्रेमी था। काला चोर का जिक्र हुआ कि फांसी दी जाने वाली थी, बालक से मिलने दिया और एक आंसू टपक जाता है। उसको बुजुर्ग हरा मामा बांधे, एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरी हाथ में लाठी, एक सिपाही जो राजपूत था, एक युवती और युवती का मृत पति। युवती मतलब वही जो सती हुई थी उसका मृत पति। इन सब का इसमें जिक्र आया है। ठीक है, ये उदाहरण हमने तो कहानी ही पढ़ ली है। बस ये याद रखना, और ये याद रखना कि 3 चीजें, 3 रतन कौन कौन, सबसे पहले आंसू, फिर चिता की राख, उसके बाद ये खून का आखिरी कतरा। बस, और इसमें एक चीज और कि ये किस शहर की थी, वो मिनोसवाद, ये इटली है। एक बात और, ये जो इनका कहानी संग्रह है ना, सोजे वतन, जो 1908 में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया था कि राजपूत के आरोप लगाकर। बस, तो ये अपनी कहानी कंप्लीट होती है। अब एक बार आप लोग इसको वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, और इसके बाद एक बार फिर से PDF पढ़ लेना, और जो भी हो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट्स बना लेना। बाकी कल हम मिलेंगे नई कहानी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।